दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 आपके सामने है जिसका नाम है अर्थक्वेक एंड सुनामी। हम भूकंप और सुनामी के बारे में देखने वाले हैं। दोनों ही खतरनाक चीज़ें हैं और दोनों ही विनाशकारी होती हैं। यहाँ पर इसी का अध्ययन होगा। अब हम लोग अर्थक्वेक के साथ साथ जो सीस्मोलॉजी है उस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब भूकंप विज्ञान जो विज्ञान की एक शाखा है उसके बारे में भी यहाँ बात होगी। और उसके साथ साथ अर्थक्वेक को मीज़र करने के लिए, नापने के लिए जिस ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है, मतलब सीस्मोग्राफ की बात हो रही है, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। फिलहाल अर्थक्वेक होते क्या है यह जानना आवश्यक है। तो आप इन्हें हिंदी में भूकंप कहते हैं। भू मतलब अर्थ और कंप मतलब वाइब्रेशन। तो अर्थ के क्रस्ट पर या अर्थ के अंदर से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी को हम कहते हैं अर्थक्वेक या भूकंप। और सुनामी क्या होती है? तो सुनामी पानी के अंदर जो ओशेनिक प्लेट होती है उनमें जब अर्थक्वेक क्रिएट होता है, मतलब वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से इनका जन्म होता है। वहाँ पर वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स हैं, जो ओशेनिक वेव्स हैं, वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठने लगती हैं, उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। और यही जो ऊंची ऊंची हाइट वाली वेव्स होती हैं ये बहुत विनाशकारी होती हैं, इन्हीं को सुनामी कहा जाता है। ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। इसकी स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं एस से, मतलब सुनामी बोलते हैं। ये जापानीज लैंग्वेज है। अब इसके बाद अर्थक्वेक की पहले डिफिनीशन देख लीजिए, उसके बाद तब हम लोग पानी की ओर चलेंगे और सुनामी को देखेंगे। देखिए यहाँ बाय डिफिनीशन, एन अर्थक्वेक इज अ सडन वाइब्रेशन। सबसे बड़ी बात, ये अर्थक्वेक है क्या? तो ये एक इंडोजेनिक फोर्स है। और इंडोजेनिक फोर्स में भी ये क्या है? ये सडन फोर्सेस का हिस्सा है, मतलब जो आकस्मिक बल होते हैं उनका ये पार्ट है। हमने दो प्रकार के फोर्सेस देखे थे, एक तो धीमी गति से काम करने वाले थे और दूसरे जो है वो तेज रफ्तार में काम करने वाले थे। तो जो तेज रफ्तार में काम करने वाले इंडोजेनिक फोर्सेस थे, जिनकी स्पीड काफ़ी तेज होती थी और वो बहुत कम समय के लिए टिकते थे, उनका जो समय था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक वो टिक कर काम करते हों, लेकिन उतने ही समय में ये बड़ा उथल पुथल मचाकर चले जाते थे। तो भूकंप उसी का हिस्सा है। यहाँ पर हम उसकी डिफिनीशन देख रहे हैं। तो एन अर्थक्वेक इज अ सडन वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थक्वेक है ये अचानक हुआ कंपन है जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पर। और इसके पीछे रीज़न क्या है? तो दैट इज कॉज बाई इलेक्ट्रिसिटी और द आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट ड्यू टू द रीसाइलेंस और टोपोग्राफी ऑफ रॉक्स इन द जियोलॉजी। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी या आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है उसकी वजह से जो रॉक्स है उनमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसी को हम लोग यहाँ इस विज्ञान में या सीस्मोलॉजी नाम की शाखा है उसमें देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रीड्स इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू रीड्स इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी, यहाँ पर रीड जो है वो एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनकी इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी थी, उसको हम यहाँ बेस बनाते हैं। और उसके आधार पर यह कहा गया है कि ईच रॉक हैज़ द कैपेसिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस। मतलब हर रॉक के अंदर अपनी एक क्षमता होती है स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, उसे सहने की। आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या होता है? इफ़ द स्ट्रेस फोर्स इज इंक्रीज्ड, अगर तनाव बल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जो टेंशनल फोर्स है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए एक लिमिट तक, जहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिसिटी की सीमा है वहाँ तक वो रॉक सहन करेगी, बर्दाश्त करेगी। और जैसे ही उसकी सहनशीलता से परे होगा, मतलब ये जो स्ट्रेस फोर्स है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, द रॉक ब्रेक्स एंड द ब्रोकन पार्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन अगेन। मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? रॉक जो है यानी जो चट्टान है वो बीच से टूट जाएगी। मतलब मान लीजिए ये एक पूरा चट्टान का टुकड़ा है और इसमें जो रीड की इलास्टिक रीबाउंड थ्योरी है उसको हम लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो इनका ये कहना था कि हर रॉक के पास, हर चट्टान के पास अर्थ की क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ है? चट्टानों से हुआ है। तो ये जो रॉक्स हैं इनके पास अपनी एक कैपेसिटी होती है स्ट्रेस को झेलने की, तनाव को या खिंचाव को झेलने की। और जब ये स्ट्रेस फोर्स इंक्रीज कर जाता है यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो रॉक बीच से ब्रेक कर जाती है, इनका जो सरफेस है बीच से क्रैक हो जाता है उसमें। उसके बाद क्या होता है? यह जो ब्रोकन पार्ट है यह फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास करता है, मतलब अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो गई तो फिर वो हिस्सा उसी अवस्था में रह जाएगा। हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, उसका मतलब ही यही होता है कि किसी भी पदार्थ को अगर आप खींच कर या उस पर प्रेशर डालकर उसकी कंडीशन या उसके शेप और साइज़ को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वह जो पदार्थ है या वह जो चीज़ है वह अपना पूरा भरपूर प्रयास करेगी अपनी मूल अवस्था में वापस लौटने का, जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें वो लौटने की भरसक कोशिश करेगी। और इस प्रयास में मतलब वो जो अपना बल लगाएगी वो होगा ही, और साथ में
वो पूरी तरह से अपने मूल अवस्था में या ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं लौट पाती है, उसमें कुछ न कुछ विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ रॉक्स में भी होती है। ये जो रीड की इलास्टिसिटी वाली थ्योरी है, मतलब इलास्टिक रिबाउंड की थ्योरी, इसमें यही कहा गया है कि रॉक में जब ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब यहाँ पर जो टेंशनल फोर्स है वो काम करने लगता है, इसे खींचने लगता है, तो एक सीमा तक तो ये बर्दाश्त करती है, खींचती है, उसके बाद बीच से दरार आ जाती है। अब ये उस समय तो ब्रेक कर जाती है, लेकिन बाद में जैसे ही वो फोर्स वहाँ से हटता है या कम होता है, जो स्ट्रेस फोर्स है, जैसे ही उसका अमाउंट यहाँ पर नीचे जाता है, वैसे ही ये रॉक जो है अपनी फिर से जो पुरानी पोजीशन है उसमें वापस आने का प्रयास करती है। ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। और इन दिस वे, मतलब इस तरीके से, द रेयर इंसिडेंट ऑफ रॉक ड्रिफ्टिंग एंड अर्थक्वेक्स, इस प्रकार से जो घटनाएं हैं रॉक ड्रिफ्टिंग की या अर्थक्वेक की, वो होती हैं। मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक के पीछे जिम्मेदार बताया गया है रॉक्स के अंदर जो टेंशनल फोर्स अप्लाई हो जाता है, स्ट्रेस फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से उनमें टूटने की घटना होती है और फिर से वो अपने पुनः अवस्था में लौटने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर जो इंसिडेंस होता है या जो घटना वहाँ पर बनती है, उसी को हम लोग अर्थक्वेक के तौर पर देखते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। रबर बैंड को ले लीजिए, मतलब जो इलास्टिक रबर बैंड होता है उसको ले लीजिए, उसको बीच से काट दीजिए, कैंची लेकर उसको सीजर का इस्तेमाल करके बीच से कट कर दीजिए, काट दीजिए। और उसका जो दोनों छोर है, दोनों जो उसके किनारे हैं, उसको एक छोर को किसी कोने बांध दीजिए और दूसरे छोर को किसी कोने बांध दीजिए। अब बीच से उसको पकड़कर खींचिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कटा हुआ रबर बैंड है, ऐसे लंबा, ऐसे एक बैंड होता है, उसको आपने बीच से कट कर दिया। अब इसके दो छोर बन गए, दो एजेस बन गई, तो एक एज को कहीं बांध दीजिए और दूसरी एज को या दूसरे किनारे को दूसरी तरफ कहीं बांध दीजिए और इसे तान दीजिए, मतलब जितना तान सकते हैं उतना तान दीजिए। अब इसके बाद इसे बीच से खींचिए, मतलब ऐसे इसे अपने हाथ से खींचिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। तो देखिए इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ये हमेशा, मतलब जब भी आप ऐसा करेंगे तो ये कांपने लगेगा, ये जो रबर बैंड है इसमें कंपन होगा। ठीक वही चीज़ यहाँ चट्टानों में भी होती है। आपने रबर बैंड के टुकड़े को बीच से खींचा और उसके बाद वापस छोड़ दिया, तो जैसे ही पहले आपने खींचा तो क्या किया, उसमें स्ट्रेस फोर्स अप्लाई हुआ, यानी तनाव बल काम किया, और जैसे ही आपने उसे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो वो अपनी मूल अवस्था में लौटने की पूरी कोशिश करेगा। और इस कोशिश में ये जो इफोर्ट वो लगाएगा, इसी का नतीजा होगा वाइब्रेशन, यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा। ठीक वही चीज़ रॉक्स के अंदर भी होती है। रॉक्स बीच से ब्रेक करती है या बीच से उनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, और जैसे ही ये जो स्ट्रेस फोर्स है ये वहाँ से हटता है या कम होता है, ये अपनी मूल अवस्था में लौटने का प्रयास करती है। और जब ये लौटने के लिए जोर लगाती हैं, मतलब स्ट्रेस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना प्रेशर अप्लाई करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और ऐसे जनरेट होते हैं अर्थक्वेक। ये पूरा फंडा है। और ये फंडा कहाँ से आया है? ये रीड की इलास्टिक रिबाउंड की जो थ्योरी है वहाँ से जनरेट हुआ है, ये हमने देखा। और इससे पहले हमने ये देख रखा है कि अर्थक्वेक होते क्या है। तो ये सडन वाइब्रेशन होते हैं अर्थ के सरफेस में, और हम यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि ये सडन वाइब्रेशन आखिर होता क्यों है, आखिर इसके पीछे बड़ा रीज़न जो है वो क्या है। आगे चलते हैं और आगे वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो आर्टिफिशियल और मैन मेड अर्थक्वेक्स आर द रिजल्ट ऑफ नॉन साइंटिफिक ह्यूमन एक्शन। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल या मैन मेड अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक भी दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक नेचर वाले होते हैं, मतलब नेचुरल होते हैं, और दूसरे ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए रहते हैं। मनुष्य के जो क्रियाकलाप होते हैं उससे भी अर्थ की क्रस्ट पर दबाव बनता है और वहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जैसे कि बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, तो उन डैम्स में वाटर को स्टोर करके रखा जाता है। अब वो जो बड़ा सा भंडार है, मतलब वाटर का स्टोरेज है, उसका दबाव अर्थ की क्रस्ट पर पड़ता है और अंदर की चट्टानों में कंपन उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि चट्टानें दबती हैं। उसके बाद वो जो रॉक्स होती हैं अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आने का प्रयास करती हैं, और इसी कोशिश में जो विरोधाभास उत्पन्न होता है उससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसे हम अर्थक्वेक के तौर पर देखते हैं। मुंबई में जो कोयना बांध वाली घटना हुई थी वो इसी वजह से हुई थी। वहाँ नदी का जो बांध था, डैम था, उसके अंदर वाटर का स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गया था, जल का दबाव वहाँ बहुत बढ़ गया था, जिसकी वजह से भूकंप आया था। तो इसके बारे में भी आगे चर्चा होगी। अब ये जो आर्टिफिशियल या मैन मेड अर्थक्वेक होते हैं, या नॉन साइंटिफिक जो ह्यूमन एक्शन होते हैं उसका रिजल्टेंट होते हैं। बिसाइड्स न्यूक्लियर टेस्ट आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, नाभिकीय परीक्षण होते हैं, जहाँ पर परमाणु बम या इस तरह की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन्हें परीक्षित किया जाता है, तो वहाँ पर भी इस तरह के अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एक झटके में रिलीज होती है। जहाँ भी न्यूक्लियर विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है या न्यूक्लियर टेस्ट होता है, वहाँ पर अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्योंकि एक झटके में बहुत तेज़ धमाका होता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि अर्थ की क्रस्ट को डिस्टर्ब कर देती है।
अर्थ की क्रस्ट को दबाने का प्रयास करती है, और जब अर्थ की क्रस्ट को वो दबाने की कोशिश करेगी तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, मतलब एक्शन और रिएक्शन वाला जो रूल है, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। कैसे? मतलब मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ऐसे भयंकर गुबार जो है वो ऊपर की ओर उठता है और बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी यहाँ पर ऐसे फैलती है। आपने जो न्यूक्लियर बम है उनका विस्फोट चित्र में देखा होगा, या हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो इवेंट था उसे भी आपने फिल्मों में देखा होगा। तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी जो है पहले छोटे एरिया में होती है, फिर ऐसे ऐसे फैलती जाती है, चारों ओर ऐसे रिलीज हो जाती है। तो यह जो इनामरस अमाउंट में एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, जो गुबार ऊपर उठा हो तो ऊपर चला गया, उसका यहाँ पे कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन जो एनर्जी इसके आसपास जनरेट होती है वो अर्थ की क्रस्ट पर प्रेशर डालती है। और अर्थ की क्रस्ट पर जब ऊपर से प्रेशर पड़ेगा तो जो क्रस्ट का स्ट्रक्चर है या उसके अंदर जो संरचनाएं हैं उसमें चेंजेस आएंगे, और अर्थ की क्रस्ट के अंदर भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपनी मूल पोजीशन में लौटने का, ओरिजिनल कंडीशन में लौटने की भरपूर कोशिश करेगी। और इसी खींचतान में जो वाइब्रेशन वहाँ पर उत्पन्न होगा उसी को हम कहेंगे अर्थक्वेक। तो ये सब मैन मेड होते हैं, मनुष्य की जो गतिविधियाँ होती हैं उससे इनका फॉर्मेशन होता है, जनरेशन होता है। ये हमने देखा। द अमाउंट ऑफ रेडॉन गैस, यहाँ पर अर्थक्वेक जो आते हैं इनका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, मतलब इन्हें पहले से महसूस किया जा सकता है। तो इसके पीछे कुछ कारक होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि रेडॉन गैस है। रेडॉन गैस कैसी गैस है? ये एक अक्रिय गैस है, ये एक इनर्ट गैस है जो कि ऑक्टेट रूल का एकदम आइडियली फॉलो, मतलब उसे आइडियली फॉलो करती है। इसका जो आखिरी कोश होता है, अंतिम जो सेल होती है, वो पूरी तरह से फुलफिल होती है। अब यहाँ पर ये जो रेडॉन गैस है, यह जितने अमाउंट में रिलीज होती है, रेडॉन गैस का जो रिलीज होता है उसको बेस बनाकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है अथवा नहीं। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है, मतलब भूकंप आने का प्रोसेस शुरू होने वाला होता है, अर्थ के अंदर से हलचलें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी वो अर्थ की क्रस्ट पर ऊपर विजिबल नहीं होती हैं। तो ऐसे ही कंडीशन में रेडॉन गैस का जो उत्सर्जन है, इसके रिलीज होने का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, उसमें इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में रेडॉन गैस बाहर रिलीज होने लगती है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये गेस कर सकते हैं कि अब अर्थक्वेक आ सकता है। ये एक चीज़ है। यहाँ वही चीज़ दी हुई है, द अमाउंट ऑफ रेडॉन गैस इन द एटमॉस्फियर इंक्रीजेज बिफोर एन अर्थक्वेक अकर्स। अर्थक्वेक आने से पहले एटमॉस्फियर में रेडॉन गैस का जो अमाउंट है, जो उसकी मात्रा है, वो एकाएक बढ़ जाती है। देयरफॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ दिस गैस इज एन इंडिकेशन ऑफ अर्थक्वेक इन दैट पर्टिकुलर रीजन। मतलब जहाँ पर, जिस पर्टिकुलर रीजन में ये इस प्रकार का रिलीज हमें देखने के लिए या इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। द प्लेस वेयर सीस्मिक वेव्स जनरेट या ओरिजिनेट, वह स्थान जहाँ पर सीस्मिक वेव्स यानी जो भूकंप तरंगे हैं, सीस्मिक वेव्स का मतलब क्या, जो अर्थक्वेक उत्पन्न करने वाली वेव्स हैं, लहरें हैं, वो जहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं उसे हम फोकस कहते हैं। ये बड़ी चीज़ है। अर्थक्वेक की जनरेट करने वाली जो, मतलब उसका प्रोडक्शन करने वाली जो वेव्स हैं, उनका फॉर्मेशन जहाँ पर होता है उस स्थान का नाम जानना आवश्यक है, और जहाँ पर वो महसूस की जा सकती हैं, जहाँ उन्हें महसूस किया जा सकता है, उस स्थान का नाम जानना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, द प्लेस वेयर सीस्मिक वेव्स ओरिजिनेट इट इज कॉल्ड फोकस। वह क्षेत्र जहाँ से सीस्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती है वह क्षेत्र फोकस कहलाता है। एंड वेयर द फर्स्ट अर्थक्वेक वेव आर एक्सपीरियंस्ड, जहाँ पर पहली बार जो अर्थक्वेक वेव्स हैं या सीस्मिक वेव्स हैं वो एक्सपीरियंस की जा सकती हैं, मतलब उनका अनुभव किया जा सकता है, वो क्षेत्र कहलाता है या वह स्थान कहलाता है एपी सेंटर। दो चीज़ें हैं, एक तो फोकस है और दूसरा है एपी सेंटर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फोकस वो स्थान होता है जहाँ पर सिस्मिक वेव्स का ओरिजिन होता है या वहाँ से वो ओरिजिनेट होती है, और ईपी सेंटर वह जगह होती है या वह स्थान होता है जहाँ पर अर्थक्वेक उत्पन्न करने वाली ये जो लहरें हैं, वेव्स हैं, यह पहली बार विजिबल होती हैं या महसूस की जा सकती है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इन्हें देख लीजिए। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द अर्थक्वेक ओरिजिन, यहाँ पर जो अर्थक्वेक का ओरिजिन है, मतलब भूकंप का जो केंद्र है, उसकी डेप्थ को आधार बनाकर, उसकी गहराई को आधार बनाकर इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जाता है। मतलब अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं और इसे 3 क्लासेस में बांटते हैं। ये 3 क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो पहली इसमें फर्स्ट है नॉर्मल अर्थक्वेक वाली। नॉर्मल अर्थक्वेक वाली जो क्लास है उसमें जो गहराई होती है वो 0 से लेकर 50 किलोमीटर की डेप्थ में होती है। इसके बाद इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं। यह जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक होते हैं इसमें क्या होता है, ये 50 से लेकर 250 किलोमीटर तक की डेप्थ में होते हैं, इनकी गहराई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जो डीप या पैलियो अर्थक्वेक होते हैं उनकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है, ये 250 से लेकर
700 किलोमीटर तक की डेप्थ में होते हैं, मतलब इतनी गहराई तक ये जनरेट होते हैं। यहाँ पर बात फोकस की जा रही है। इनका फोकस कितनी गहराई में है उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर इनका फोकस 0 से लेकर 50 किलोमीटर की गहराई में है या डेप्थ में है तो इन्हें नॉर्मल अर्थक्वेक के नाम से संबोधित किया जाता है। वैसे ही अगर इनका जो ईपी सेंटर है, माफ कीजिएगा फोकस है, ईपी सेंटर तो बाहर होता है, जो फोकस है वो अगर 50 से लेकर 250 किलोमीटर के अराउंड डेप्थ में है तो इसे हम इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहेंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा गहरा है यानी 250 से लेकर 700 किलोमीटर की डेप्थ में है तो ऐसी गहराई वाले क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर पैलियो अर्थक्वेक या डीप अर्थक्वेक के नाम से, जो यहाँ भूकंप आता है, उसको जानेंगे। ये 3 क्लासिफिकेशन थे, इसे हमने देखा। और ड्यूरिंग दिस अर्थक्वेक, यह जो अर्थक्वेक है इसकी वजह से द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है, देखिए वाइब्रेशन जब उत्पन्न होगा, किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो उससे कुछ न कुछ मात्रा में एनर्जी जनरेट होगी। यहाँ पर जो मूवमेंट्स होते हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है। और यह जो एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी, तो यह अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होती है। मतलब यहाँ पर जो फोकस है, जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, वहाँ से ये एनर्जी ऊपर की ओर रिलीज होती है और इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। यह जो एनर्जी है इसका नाम है इलास्टिक एनर्जी। इसे प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से जानते हैं या इलास्टिक एनर्जी के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन हमने देखा। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें। सर्वल टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स अकर ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स, मतलब जो अर्थक्वेक आते हैं उस समय विभिन्न प्रकार की जो सीस्मिक वेव्स हैं वो हमें महसूस होती हैं या पाई जाती हैं। विच आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यहाँ पर उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं ये आप जानते हैं। एक तो प्राइमरी होती है, दूसरी सेकेंडरी होती है, ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव्स होती हैं दूसरी वाली, और तीसरी होती है सरफेस वेव्स। तो ये जो पी, एस और एल वेव्स हैं इनके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी वेव्स के बारे में या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में। यह जो प्राइमरी या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये क्या होती हैं असल में, दे आर आल्सो कॉल्ड पी वेव्स। इन्हें पी फॉर प्राइमरी होता है तो इन्हें पी वेव्स भी कहा जाता है। ये जो तरंगे हैं इन्हें पी वेव्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह किस प्रकार की होती हैं, तो यह लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है या इनकी जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसलिए इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ऑपरेट्स लाइक साउंड वेव, और इनका जो ऑपरेशन है, इनका जो चलने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होती है, वो साउंड वेव्स की तरह होती है। ध्वनि तरंगों के समान ही ये गति करती हैं। दे हैव द फास्टेस्ट स्पीड एमंग 3 सीस्मिक वेव्स। जो तीनों सीस्मिक वेव्स हैं, मतलब एस वेव है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो प्राइमरी है, प्राइमरी मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसके बाद ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव है और सरफेस वेव्स है। तो इन तीनों वेव्स में सबसे ज़्यादा जो तेज स्पीड वाली या फास्टेस्ट स्पीड वाली वेव्स हैं वो प्राइमरी हैं यानी पी वेव्स हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पी वेव्स की जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है और यह लॉन्गिट्यूडनल होती है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता है और यह साउंड वेव्स की तरह ही मूव करती हैं। मतलब इनका जो ढांचा होता है या इनके चलने की जो रफ्तार या तरीका होता है वो साउंड वेव्स की तरह होता है, ध्वनि तरंगों के समान होता है। ये हमने देखा। ये तो थी पी वेव्स। अब इसके बाद ट्रांसवर्स या सेकेंडरी वेव को देख लीजिए। दे आर आल्सो कॉल्ड एस वेव्स। इन्हें एस वेव्स कहा जाता है। इट मूव्स लाइक लाइट वेव्स। यह लाइट वेव की तरह मूव करती हैं, मतलब प्रकाश तरंगों के समान इनकी गति होती है। इट कैन ओनली मूव इन सॉलिड मीडियम। अब यहाँ एक दिक्कत है, यह जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनका मूवमेंट कहाँ हो सकता है, सिर्फ सॉलिड मीडियम में हो सकता है। जो ठोस माध्यम है वहीं पर ये मूवमेंट कर सकती है। लिक्विड स्टेट वाली अवस्था में जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर इनका मूवमेंट जीरो हो जाता है। अब देख लीजिए आगे, ऑफन डिसअपियर्ड इन लिक्विड मीडियम। वही चीज़ कही गई है, मतलब लिक्विड मीडियम अगर आएगा तो वहाँ पर ये डिसअपियर्ड हो जाएंगी। विजिबल कहाँ पर होंगी, जहाँ पर इन्हें सॉलिड मीडियम मिलेगा। बिकॉज इट डज नॉट पास थ्रू द अर्थ कोर, क्योंकि यह अर्थ कोर के पास, मतलब अर्थ के कोर को ये पास नहीं कर पाती, अर्थ के कोर में ये एंटर नहीं कर पाती। इट इज एस्टिमेटेड दैट द एस वेव आर लिक्विड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसमें ये कहने का मतलब है इस पैराग्राफ का या लाइन का कि जो एस वेव्स होती हैं वह लिक्विड में होकर नहीं गुजर सकती। इनका जो चलने का मीडियम होता है वो सिर्फ सॉलिड होता है। यही वजह है कि ये जो लिक्विड स्टेट वाला पार्ट है अर्थ के अंदर, चाहे वो लेयर कोर की हो या मेंटल की हो, वहाँ पर ये गति नहीं कर पाती, उस क्षेत्र से होकर ये गुजर नहीं पाती। और इनकी जो स्पीड होती है वो पी वेव्स की तुलना में काफ़ी कम होती है। यहाँ आप नीचे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ये देखिए, इट हैज़ 40%
लोअर स्पीड देन पी वेव्स। पी वेव्स की तुलना में इनकी जो स्पीड है वो 40% तक कम होती है, ये हमने देखा। और इनकी गति होती कितनी है, तो असल में इनकी स्पीड जो है वो 4.6 या 4.5 आप मान लीजिए, तो 4.5 से लेकर 6 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। इतनी तेज रफ्तार में ये चल लेती है, मतलब 4.5 से लेकर 6 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलती हैं। और इससे पहले जो पी वेव्स के बारे में हमने देखा था वो कितनी रफ्तार से चलती हैं ये जानना आवश्यक है। तो आइए देख लेते हैं प्राइमरी को भी एक बार फिर से। ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं जिन्हें कि हम पी वेव्स कहते हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ये हमने देखा था। और ये 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से चलती है, मतलब इतनी इनकी वेलोसिटी होती है। और ये तरंगे जो है ये आगे पीछे पुश करती हुई चलती है, मतलब ये ऊपर नीचे ऐसे धक्का देते हुए चलती है इस प्रकार से। कभी ऊपर पुश करती है, कभी नीचे पुश करती हैं, कभी ऊपर पुश करती हैं, कभी नीचे पुश करती हैं, इस प्रकार की चीज़ें इसमें होती हैं। और एक चीज़ और है कि जो सीस्मोग्राफ नाम का यंत्र होता है, ऑपरेटस होता है, उसमें सबसे पहले हम पी वेव्स को ही रिकॉर्ड कर पाते हैं। यह जो पी वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स हैं, इन्हीं को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। और इनमें पुश और पुल का प्रोसेस होता है, मतलब ये पुश करती हुई चलती हैं। और दूसरी चीज़ ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये हमने देखा ही है। और इनकी जो स्पीड है 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ये कहाँ पर होती है, ये सॉलिड मीडियम में होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सॉलिड में ही चलती है, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो सॉलिड मीडियम में 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और जब ये जनरेट हो जाती हैं, जब इनका ओरिजिन हो जाता है, तब इसके बाद जो एस वेव्स हैं, यानी जो सेकेंडरी या ट्रांसवर्स वेव्स हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। और इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है, ये आप जानते हैं। इनकी स्पीड जो पी वेव्स हैं उनकी तुलना में बहुत कम होती है, मतलब 40% ये कम स्पीड वाली होती है पी वेव्स की तुलना में। और इनकी स्पीड होती कितनी है, तो 4.5 से लेकर 6 किलोमीटर पर सेकेंड की होती है। यहाँ तक हमने सेकेंडरी वेव्स को देखा। अब इसके बाद सरफेस वेव्स जो है उनको देख लीजिए। दे आर आल्सो कॉल्ड यल वेव्स, इन्हें यल वेव्स भी कहा जाता है। ये जो सरफेस वेव्स है इनको यल वेव्स के नाम से भी संबोधित करते हैं। और यह कैसी होती, तो नाम से स्पष्ट है, यह सरफेस पर चलती है। इनका जो संचलन है वो केवल जो सरफेस वाला एरिया है, जो सतह वाला भाग है, वहाँ पर होता है। और इनकी स्पीड सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब पी से हम लोग यल की ओर जा रहे हैं, तो स्पीड में कमी आ रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो इनकी स्पीड बहुत कम होती है। अब कितनी होती है, तो 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड के अराउंड इसकी स्पीड होती है। ये जो सरफेस वेव्स हैं 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये जो इसमें यूनिट है वो किलोमीटर पर सेकेंड में है। किलोमीटर पर सेकेंड क्या है, ये वेलोसिटी को ही मेजर करने का एक यूनिट है, मतलब मात्रक है। तो यहाँ इनकी वेलोसिटी इतनी होती है और ये सबसे कम है। ये अर्थ की क्रस्ट पे, या ये कह लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर, सरफेस कहना यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, उसमें उस पर पहुँचती हैं, लेकिन सबसे लास्ट में पहुँचती हैं। सबसे पहले कौन सी वेव्स पहुँचती हैं, पी वेव्स पहुँचती हैं, उसके बाद एस वेव्स पहुँचती हैं, और सबसे अंत में पीछे पीछे ये आती हैं। अब इनके जो गति की दिशा होती है वो कॉन्वेक्स टाइप होती है, मतलब ये कैसे मूव करती हैं, इनका जो मूवमेंट का पथ होता है वो कॉन्वेक्स होता है। और ये जिग जैग मोशन में चलती है, इनका जो मोशन होता है वो जिग जैग होता है। अब जिग जैग मोशन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल आड़ा तिरछा होता है, बिल्कुल अनियमित होता है, किधर जाएंगी और किधर मूव करेंगी, किधर मुड़ जाएंगी और किधर से हट जाएंगी, कुछ भरोसा नहीं होता। ये जिग जैग मोशन होता है। तो इस प्रकार से इनका मूवमेंट होता है, अनियंत्रित गति होती है। और यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। एक रेगुलर मोशन ये नहीं करती है, इरेगुलर मोशन होता है और जिग जैग वेराइटी का होता है। इसके अलावा ये जो इनका भ्रमण पथ होता है, यानी मूवमेंट का जो पथ होता है वो कॉन्वेक्स टाइप का होता है। यही रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है, विनाशकारी होती है। ये हमने देखा। तो यहाँ तक हमने सरफेस वेव्स पर चर्चा की है। और इसे और देख लीजिए, दे आर आल्सो कॉल्ड यल वेव्स, दे इफेक्ट, माफ कीजिएगा, दे अफेक्ट। एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है सकारात्मक प्रभाव और अफेक्ट का मतलब होता है दुष्प्रभाव। तो यहाँ पर इनका जो दुष्प्रभाव है, ओनली द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के अपर पार्ट पे ही विजिबल होता है या दिखाई देता है। दीज आर हाईली इफेक्टिव वेव्स एंड कैन ट्रेवल वेरी फार, मतलब ये बहुत दूर तक गतिमान होती है। इनकी जो स्पीड होती है ये भले ही कम हो, लेकिन ये बड़ी ही इफेक्टिव होती है, प्रभावशाली होती है, और ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाती है। देयर स्पीड इज़ वेरी स्लो एंड दे रीच लेट, ये बहुत स्लो स्पीड वाली होती हैं और देर से पहुंचती हैं। बट देयर इफेक्ट इज मोस्ट डिवेस्टेटिंग, मतलब इनका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। वास्ट मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा, तो उसी से बना हुआ है डिवेस्टेटिंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होती हैं, दूर तक फैलने वाला इनका असर होता है। ये तो हमने वेव्स के बारे में देखा, जो कि एस वेव, पी वेव्स और एल वेव्स थी। अब जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हैं,
सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? जिसके द्वारा हम सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को मीज़र कर सकते हैं, उसके बारे में ज़रा चर्चा हो जाए तो सबसे मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस इसमें है वो है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र होता है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारे हम सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को मीज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसमें 3 पैमाने होते हैं, 3 स्केल्स होती हैं। और 3 स्केल्स कौन कौन सी होती हैं? हमने तो सिर्फ रिएक्टर स्केल के बारे में सुना है, लेकिन रिएक्टर स्केल के अलावा 2 स्केल्स और होती हैं। कौन कौन सी? तो पहली है रोजी फेरल स्केल, इसके अलावा है मर्केली स्केल, और अंतिम वाली है वो है रिक्टर स्केल। पहली है रोजी फेरल स्केल या रोजी फेरल स्केल इसके कहते हैं, इसके अलावा मर्केली स्केल है, और अंतिम वाली जो है वो रिक्टर स्केल है। जो पहला वाला पैमाना है उसको देख लीजिए। इट्स स्केल्स मीजर द अर्थक्वेक बिटवीन 1 to 11 यूनिट्स। यहाँ पर जो स्केल है उसमें अर्थक्वेक का मीजरमेंट कैसे होता है? 1 to 11 यूनिट के अंदर होता है, इस बीच में ये मीजर करती है। मर्केली स्केल जो होती है यह 12 यूनिट्स तक मीजर कर सकती है। यह किस प्रकार की है? यह एम्पेरिकल स्केल है। यह जो मर्केली स्केल है इसके बारे में दिया हुआ है, दिस इज द एम्पेरिकल स्केल, इट हैज़ 12 यूनिट्स। इसमें 12 यूनिट होती है, मतलब ये 12 यूनिट तक मीजर कर सकती है। अब अंतिम वाली को देख लेते हैं जो कि है रिक्टर स्केल। अब यह जो अंतिम वाली स्केल है यही ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ है, इस्तेमाल है, ये इसी का होता है। दिस इज अ मैथमेटिकल स्केल measuring intensity from 0 to 9 and each next unit on the Richter scale has an intensity 10 times greater than the previous unit। यहाँ पर कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यह एक मैथमेटिकल स्केल है, मतलब एक गणितीय पैमाना है, और यह सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी को नापता है। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब इसमें जो स्केल बनी होती है उसमें 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं, या 0 से 9 तक इसकी क्षमता होती है। और प्रत्येक नई यूनिट में प्रवेश करने पर, मतलब 0 से मान लीजिए आपने 1 में प्रवेश किया, एंटर किया, 1 से फिर 2 में गए, 2 से आप ऐसे ही आगे बढ़ते गए, तो जैसे जैसे आप आगे की ओर मूव करते हैं वैसे वैसे इसमें जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी किसकी? सीस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी है, वो 10 टाइम्स हाइयर होती जाती है, ग्रेटर होती जाती है। मतलब 0 पर इंटेंसिटी 0 थी, 1 पर जाकर ये 10 गुना बढ़ गई, फिर 2 पर जाकर ये 10 में 10 जोड़ दीजिए, 20 गुना बढ़ गई। ऐसे ही इसमें इंक्रीजमेंट होता है, यानी हर बार एक यूनिट क्रॉस करने पर 10 टाइम्स इसमें इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिलता है। ये है रिक्टर स्केल, और यही सबसे ज़्यादा इस समय प्रचलित है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देख लेते हैं रिक्टर स्केल या जो सीस्मोग्राफ यंत्र है वो कैसा दिखता है। सबसे पहले आप इस फिगर को देखिए। यहाँ पर भूकंप की जो प्रक्रिया होती है, अर्थक्वेक का जो टोटल प्रोसेस होता है, उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं जो वेव्स हैं वो जनरेट हो रही हैं। ये देखिए, ये जो गोल गोल एरिया आपको दिख रहा है इस प्रकार का, ये आगे की ओर जाकर इन्हेंस कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? ये जो सीस्मिक वेव्स हैं वही हैं। अब सीस्मिक वेव्स जहाँ से जनरेट होती हैं उस एरिया को हम लोग फोकस कहते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये फोकस है, और यहाँ पर जो फॉल्ट है, जो अर्थ की क्रस्ट है, या ये कह लीजिए कि जो प्लेटें हैं उनके बीच में जो फॉल्ट बनते हैं, जो भ्रंश बनते हैं, वहाँ से इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये फोकस है जहाँ से ये वेव्स जनरेट हो रही है, यहीं से इनका रिलीज होने का प्रोसेस हो रहा है। और जहाँ पर ये पहली बार अर्थ की क्रस्ट पर विजिबल होती है वो क्षेत्र जो है वो ईपी सेंटर कहलाता है। यहाँ पर आप इसे रेड डॉट के रूप में देख पा रहे हैं। ये वाला जो है ये फोकस है, यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, और जब ये अर्थ की क्रस्ट पर ऊपर विजिबल हो रही है तो वो क्षेत्र जहाँ पर ये सबसे पहली बार महसूस की जाती हैं वो क्षेत्र यहाँ पर ईपी सेंटर कहलाता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसके आगे बढ़ने वाला जो ये पोर्शन है, इसको हम लोग वेव फ्रंट के नाम से जानते हैं। ये वेव फ्रंट है। अब इसमें डाउन थ्रोन रॉक को आप देख रहे हैं और अप थ्रोन रॉक को आप देख रहे हैं। मतलब एक जो रॉक है, एक जो क्रस्ट है, या ये कह लीजिए कि एक जो प्लेट है वो नीचे की ओर दबी हुई है, और दूसरी जो है वो अप थ्रोन है, मतलब ऊपर की ओर चढ़ी हुई है। इस प्रकार से दोनों प्लेटों के बीच में एक क्रैक आ जा रहा है, एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, और यही जो फॉल्ट बन रहा है यहीं से अर्थक्वेक का जो फॉर्मेशन है, ओरिजिन है, वो पाया जा रहा है। ये हम देख रहे हैं। तो फॉल्ट और फोल्ड्स जो होते हैं वो भी अर्थक्वेक को जन्म देते हैं। खासतौर पे फॉल्ट जो होते हैं वो अर्थक्वेक के जन्मदाता माने जाते हैं। इसी में तरह तरह के जो फॉल्ट होते हैं उससे विभिन्न प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शन या जो अलग अलग प्रोसेस है वो होते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपने फोकस को देखा, फॉल्ट को देखा, ईपी सेंटर को देखा, और जो फॉल्ट स्क्रैप है उसको भी देख लीजिए, वो यहाँ पर है। ये रहा, ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है? फॉल्ट स्क्रैप है। और ये पूरी थी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जिसका फॉर्मेशन यहाँ से हो रहा था, और ये ऊपर की ओर बढ़ रही थी। जहाँ से ये जनरेट हुई उसको फोकस कहते हैं, और जहाँ पर ये अर्थ की क्रस्ट पे पहुँचती है वो एरिया ईपी सेंटर कहलाता है। इसे ज़रा जूम कर लीजिए और देखिए, ये देखिए नीचे जो है ये आपका फॉल्ट है, पूरा ऊपर तक गया है,
और यहीं पर इसी फाल्ट पर जो फोकस है वो बनता है, मतलब यहीं से इनका फॉर्मेशन होता है। ये वेव्स क्रमशः ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, इनका साइज बढ़ता जा रहा है, डायमीटर इनका इंक्रीज कर रहा है, और जहाँ पर ये अर्थ के सरफेस पर हमें महसूस होती है वो क्षेत्र ईपी सेंटर कहलाता है। और जो डायमीटर इनका आगे की ओर इंक्रीज कर रहा है, जो इसका फ्रंट वाला एरिया है, उसको वेव फ्रंट के नाम से जाना जाता है। इसमें एक जो रॉक होती है वो अप थ्रोन होती है और दूसरी डाउन थ्रोन होती है। इस प्रकार की दो रॉक्स होती हैं, इन्हीं के बीच में फॉल्ट क्रिएट होता है। ये हमने देखा। अब देख लेते हैं सीस्मोग्राफ नाम का जो यंत्र है, जिस पर कि रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, इस प्रकार के स्केल्स बनाकर हम लोग गणना कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे। वो यंत्र जो ऑपरेटर्स है वो असल में दिखता कैसा है, ये देखिए दोस्तों, ये है सीस्मोग्राफ नाम का यंत्र, जिसके द्वारा सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी इंटेंसिटी का पता लगाया जाता है। और इसमें जो सबसे प्रामाणिक स्केल होती है वो है रिक्टर स्केल, जो कि एक मैथमेटिकल स्केल है जिसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती हैं, और हर यूनिट को क्रॉस करने पर 10 टाइम्स उसमें जो इंटेंसिटी है या उसकी जो साइज है उसमें वृद्धि होती है। ये जो रिक्टर स्केल है, इसे चलाने के लिए अर्थक्वेक की आवश्यकता होती है। जब अर्थक्वेक का वाइब्रेशन होता है तो इस पर एक वो पैमाना टाइप का बना होता है, मतलब ये देख लीजिए, ये पूरा एक कागज लगा हुआ है, और ये जो वेव्स आप देख रहे हैं, इस प्रकार की जो तरंगे आप देख रहे हैं, ये कैसे बनी है। यहाँ पर एक पेंसिल जैसी चीज़ होती है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट के साथ फंसी होती है, और जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो ये कांपने लगती है, और ऐसे 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 इसमें वाइब्रेशन होता है। और यह जो वाइब्रेशन है, यही वाइब्रेशन यहाँ पर लिखित रूप में या रिटन फॉर्मेट में दर्ज किया जाता है। तो ये अर्थक्वेक आने पर ही अपना लिखने का काम शुरू करता है, मतलब इसमें वाइब्रेशन होता है और इस प्रकार की वेव्स जो है यहाँ पे ड्रॉ होती हैं। तो ये ड्राइंग ये सीस्मोग्राफ नाम का यंत्र जो है ये खुद बनाता है, और ये दिखता बिल्कुल ऐसा ही है। इसका स्ट्रक्चर कहीं कहीं गोलाकार नहीं होता, मतलब इस तरह का राउंड शेप वाला नहीं होता, बल्कि एक प्लेन एरिया होता है। लेकिन अक्सर जो बड़े बड़े सीस्मोग्राफ यंत्र होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। यहाँ उसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इससे हम सीस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सीस्मोग्राफ यंत्र पर, यानी इस ऑपरेटर्स पर, सबसे पहले जो वेव्स हमें दिखाई पड़ती हैं या सबसे पहले जिन वेव्स को हम दर्ज कर पाते हैं वो पी वेव्स होती हैं, यानी प्राइमरी वेव्स होती हैं जिनकी स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम एस वेव्स को महसूस करते हैं या यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाते हैं। और उसके अलावा जो अंतिम वाली है वो एल वेव्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं और सबसे लेट लतीफ़ पहुँचती हैं। तो वो सबसे अंत में इस पैमाने पर या इस यंत्र में रिकॉर्ड की जा सकती हैं, ये हम जानते हैं। सीस्मोग्राफ यंत्र को हमने देखा, हमने फॉल्ट पर काफ़ी चर्चा की है। फॉल्ट्स को हमने देखा है और हमने देखा कि फॉल्ट लाइन जो होती है उसी पर अर्थक्वेक का जो फोकस है वो पाया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए, यह भी एक फॉल्ट लाइन है, और यह कहाँ की है, ये सेंट एंड्रूज की है। कैलिफोर्निया वाला जो पीछे चर्चा हुई थी, पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वही है, वही फॉल्ट यहाँ पर दर्शाया गया है, और उसी का ये फोटोग्राफ है। ये करीब 750 मील लंबा है, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। ये जो फॉल्ट है ये करीब 750 मील पूरी लंबाई का है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और ये कहाँ पर है, ये सेंट एंड्रूज में है, और ये क्षेत्र कहाँ है, ये कैलिफोर्निया के पास है। इसे हमने देखा। तो इस प्रकार के फॉल्ट बनते हैं, या इस प्रकार की जो फॉल्ट लाइन है वो बनती है, और फॉल्ट लाइन बनने की वजह से बीच में जो है भूकंप का फोकस बनता है, और वहीं से ऊपर की ओर जो सीस्मिक वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं और फिर ईपी सेंटर पर हमें दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं। तो इस प्रकार के होते हैं फॉल्ट। यहाँ पर आप इसे गहराई से देखेंगे तो यहाँ दरार बन गई है, ये फॉल्ट क्रिएट हो गया है, ये आप महसूस कर सकते हैं। ये देखिए, ये वाला क्षेत्र जो है यही कहलाता है फॉल्ट। ये एक ओरिजिनल फोटोग्राफ है जो कि यहाँ दर्शाया गया है। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में देखा था। तो यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, इनकी एजेस पर इस प्रकार के फॉल्ट्स अक्सर बनते हैं, जिन्हें हमने पीछे दर्शन किया था सेंट एंड्रूज वाला। यहाँ पर जो फॉल्ट बनते हैं इनमें अर्थक्वेक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हलचलें जो है वो ज़्यादा तेज होती हैं, ये क्षेत्र अनस्टेबल होते हैं, ये तो हमने देखा। लेकिन एक चीज़ है, अर्थ की क्रस्ट, अर्थ की जो क्रस्ट है यानी भूपटल है, और जो मेंटल वाला एरिया है, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें अर्थ की क्रस्ट, मेंटल और कोर को दर्शाया गया है। तो जो क्रस्ट वाला क्षेत्र है और मेंटल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बढ़ने पर, मतलब यहाँ पर पहुँचने पर जो पी वेव्स है उनकी स्पीड में वृद्धि हो जाती है। पी वेव्स का मतलब क्या, जो प्राइमरी वेव्स है या जिन्हें कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, उनकी स्पीड यहाँ पर बढ़ जाती है। और ये जो क्षेत्र है, अब यहाँ पर स्पीड बढ़ती कहाँ है एग्जैक्टली, तो वहाँ बढ़ती है जहाँ पर क्रस्ट और मेंटल का आपस में मेल होता है। दोनों आपस में जहाँ पर सैंडविच होते हैं, मेल होते हैं। क्रस्ट की जो लोअर लेयर होती है और जो मेंटल की अपर लेयर होती है, दोनों में आपस में जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ पर बनती है मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी। और ये जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, यही क्षेत्र होता है जहाँ पर पी वेव्स की रफ्तार, जो स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
और ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी बनती कहाँ पर है? तो ये बनती है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं थोड़ा लाइट जो रेड वाला पोर्शन है और जो डार्क रेड वाला पोर्शन है, दोनों में जहाँ पे मिक्सचर हो रहा है, वहाँ पे हम इसे देखते हैं। ये जो मिक्सचर है ये असल में है क्या? यहाँ पर एक प्रकार की डिस्कंटिन्यूटी होती है, और ये डिस्कंटिन्यूटी किस चीज़ की है? ये डेंसिटी की है। यहाँ पर जो पदार्थ है उसमें डेंसिटी का अंतर पाया जाता है। नीचे वाला जो इसमें लेयर है, नीचे वाली जो परत है उसमें डेंसिटी ज़्यादा है, और जो ऊपर वाली लेयर है उसमें डेंसिटी कम है। डेंसिटी का जो ये डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। और ये जो पहली डिस्कंटिन्यूटी है जो कि अर्थ और मेंटल के बीच में मिलती है, इसको हम मोहोविक डिस्कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर आकर पी वेव्स की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेंटल वाला जो पोर्शन है, मेंटल वाला पोर्शन मतलब कौन सा? ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब जो हल्के लाल रंग से आपको दर्शाया गया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, मतलब बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आकर जो सीस्मिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड धीमी हो जाती है। यहाँ पर जो सीस्मिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड धीमी हो जाती है, और ये जो क्षेत्र है इसे प्लास्टिक एरिया कहा जाता है, प्लास्टिक एरिया कहते हैं। और 2900 किलोमीटर की गहराई पर, मतलब 2900 किलोमीटर की जो डेप्थ होती है, वहाँ पर मेंटल और कोर का आपस में संयोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और वहाँ पर भी एक डिस्कंटिन्यूटी क्रिएट होती है। डिस्कंटिन्यूटी किस प्रकार की होती है? उसको हम लोग गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। वो कहाँ पर बनती है? जहाँ पर क्रस्ट, माफ कीजिएगा, जहाँ मेंटल और कोर का मेल होता है, जहाँ पर दोनों आकर आपस में मिलते हैं, दोनों परतें जो हैं अर्थ की जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी का फॉर्मेशन होता है, वो जनरेट होती है यहाँ पर, ठीक। तो इस जगह पर क्या होता है, एक बार फिर से इनकी जो स्पीड है, मतलब जो सीस्मिक वेव्स है, इनकी स्पीड में चेंज आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे हम अंदर की ओर डेप्थ में इंटर करेंगे, वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगी। हम जानते हैं कि जो कोर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा डेंस है, तो जब मेंटल और कोर का जहाँ पे सैंडविच होता है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, उस बॉर्डर पर जो डिस्कंटिन्यूटी क्रिएट होती है वो है गुटेनबर्ग। और ये जो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी वाला एरिया है, यहाँ पर सिस्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो एकाएक बढ़ जाती है, ये हमने देखा। तो इस प्रकार से अलग अलग जो डिस्कंटिन्यूटी वाले एरिया है, वहाँ पर वेव्स की जो वेलोसिटी है उन पर अंतर पाया जाता है। और इसके पीछे जो अंतर पाए जाने का मूल कारण है वो यही है कि डेंसिटी का डिफरेंस होता है, जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, जिसकी वजह से जो वेव्स हैं उनके फॉर्मेशन में और उनके जो संचलन है, उनके जो चलने की प्रक्रिया है, मूवमेंट है, उसमें अंतर पाया जाता है। ये अर्थ की संरचना पर डिपेंड करता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। द लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ सिमिलर अर्थक्वेक, यहाँ पर जो लाइन्स इन अर्थक्वेक के प्लेसेस को आपस में मिलाती हैं। किस प्रकार के अर्थक्वेक? तो जो सिमिलर है, मतलब एक जैसे जो अर्थक्वेक वाले प्लेसेस हैं, या ये कह लीजिए कि सिमिलर अर्थक्वेक इंटेंसिटी वाले जो प्लेसेस हैं, जहाँ पर भूकंप की तीव्रता एक जैसी होती है, ऐसे स्थानों को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, लाइन्स होती हैं, उनको हम कहते हैं आइसोसेस्मिक लाइन्स। यह जो लाइन्स होती हैं इन्हें आइसोसिस्मिक लाइन्स कहते हैं, मतलब सम भूकंप रेखाएं होती हैं ये। और इस प्रकार की जो लाइन्स हैं इन्हें अर्थक्वेक स्ट्राइक लाइन्स भी कहा जाता है। इन लाइन्स का मतलब क्या है? इनको बनाने का या इन्हें ड्रॉ करने का पर्पज़ ये है कि ये जो सिमिलर अर्थक्वेक इंटेंसिटी वाले प्लेसेस होते हैं उन्हें आपस में ज्वाइन करती हैं, मिलाती हैं, और इसीलिए इनका नाम है आइसोसिस्मिक लाइन्स। अब यह जो लाइन्स है, द लाइन दैट कंबाइंस द पिक्चर ऑफ अर्थक्वेक्स कमिंग एट द सेम टाइम इज कॉल्ड होमोसिस्मल लाइन्स। यहाँ पर जो लाइन्स इस प्रकार के अर्थक्वेक को आपस में मिलाती हैं, या अर्थक्वेक वाले प्लेसेस को आपस में मिलाती हैं, जहाँ पर एक ही समय में अर्थक्वेक का इवेंट हुआ रहता है, मतलब एक ही समय में जहाँ जहाँ भूकंप आया रहता है, उन स्थानों को मिलाने वाली, उन प्लेसेस को आपस में ज्वाइन करने वाली जो लाइन्स होती हैं, उन्हें हम होमोसेस्मल लाइन्स या होमोसिस्मल लाइन्स कहते हैं। इसी प्रकार से हमने आइसोसिस्मल को देखा। तो यहाँ पे आइसोसिस्मिक लाइन्स जो है वो किस प्रकार की होती है? यह भूकंप की तीव्रता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, मतलब एक जैसी इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक जिन जिन स्थानों पर आते हैं उनको आपस में ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो आइसोसिस्मिक होती है। और जो एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही समय में भूकंप आए रहते हैं, मतलब एक ही समय में अर्थक्वेक आते हैं, तो उन प्लेसेस को आपस में मिलाने वाली जो लाइन होती है उन्हें हम होमोसिस्मल लाइन या होमोसेसिमल लाइन्स कहते हैं। ये हमने देखा। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज रिलेटेड टू दोज एरियाज विच आर रिलेटिवली वीक एंड लोकेटेड जियोग्राफिकली, चाहे आप जियोग्राफिकली कह लीजिए या फिर जियोलॉजिकली कह लीजिए, यह इनस्टेबल होते हैं। मतलब क्या है कि अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, जहाँ भी भूकंप वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, उनका जो वितरण है वो इस बात पर निर्भर करता है
कि वह एरिया मतलब जो क्रस्ट का वो एरिया है वो रिलेटिवली वीक होगा, या फिर वो जियोग्राफिकली या जियोलॉजिकली वह ऐसे क्षेत्रों में लोकेट करेगा या ऐसे क्षेत्रों में वह स्थित होगा जहाँ की जियोलॉजिकल कंडीशन इनस्टेबल होगी। मतलब वहाँ पे जो एजेस हैं अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की या ओशनिक प्लेट की, वो आपस में या तो टकरा रही होंगी या उनमें उसी प्रकार के मूवमेंट हो रहे होंगे, जिस वजह से वहाँ पर इनस्टेबिलिटी बनेगी। और इनस्टेबिलिटी बनने का मतलब क्या होगा कि अर्थक्वेक का वहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो अर्थक्वेक वाले जो एरियाज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका पूरे वर्ल्ड में है वो इसी प्रकार से होता है। या तो ऊपर की क्रस्ट रिलेटिवली वीक हो, मतलब अपेक्षाकृत रूप से वीक हो, और दूसरा या तो जियोग्राफिकली वह जो क्षेत्र है वो इनस्टेबल हो। सच एरियाज ऑफ अर्थक्वेक्स आर ब्रॉडली रिलेटेड टू टू टेक्टोनिक इवेंट्स। अब यहाँ पर जो इस प्रकार के अर्थक्वेक वाले एरिया होते हैं यह रिलेट करते हैं किस चीज़ से? टू टेक्टोनिक इवेंट से। मतलब दो प्रकार के टेक्टोनिक जो घटनाक्रम होते हैं उनसे इनका संबंध होता है। अब जो घटनाक्रम होते हैं या जो दो क्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं आइए देख लेते हैं। इसमें हमने ये देखा इस पैराग्राफ में कि अर्थक्वेक जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में है, मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर अर्थक्वेक आते हैं समय समय पर। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो या तो वहाँ पर क्रस्ट का जो एरिया है, मतलब क्रस्ट का जो कंडीशन है, उसका स्ट्रक्चर है वो अपेक्षाकृत वीक होगा, कमज़ोर होगा, या फिर वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन होगी उसमें एजेस का आपस में या तो टकराव हो रहा होगा या उसी तरह का कुछ घटनाक्रम वहाँ चल रहा होगा, जिसकी वजह से इनस्टेबिलिटी होगी, वहाँ पे अस्थिरता होगी, जिसका परिणाम है भूकंप या वॉल्केनिक इरप्शन, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो पहला इसमें देख लीजिए डिफरेंट प्लेट मार्जिन्स। जो डिफरेंट प्लेट मार्जिन है वो इसमें जिम्मेदार होता है, मतलब वह टेक्टोनिक इवेंट यहाँ पर काम करता है। और इसके अलावा द जोन ऑफ फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग, जो फॉल्ट और फ्रैक्चर बनने वाला जोन है वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दो चीज़ें हमने देखी। मतलब इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि अर्थक्वेक वाला क्षेत्र कहाँ पर बनेगा। या तो डिफरेंट प्लेट मार्जिन्स वहाँ पर मिल रहे हो, मतलब अलग अलग प्लेटों की जो एजेस हैं वो आप वहाँ पर आकर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, उसमें क्रिया हो रही हो, तब अर्थक्वेक आएगा। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वहाँ पर फॉल्ट बन रहे हो या फ्रैक्चर क्रिएट हो रहे हो, तब भी भूकंप आ सकता है। तो ये दोनों ही कारण अर्थक्वेक के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसके बाद अर्थ की क्रस्ट का रिलेटिवली कमज़ोर होना, वीक होना भी इसके पीछे एक कारण है। ये सब हमने देखा। और ये दोनों जो आपने देखे, पहला और दूसरा, ये असल में टेक्टोनिक इवेंट्स ही थे। यहाँ तक देखने के बाद अब जो पूरी दुनिया में फैली हुई अलग अलग भूकंप पेटियाँ हैं, मतलब अर्थक्वेक बेल्ट्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अब यह जो बेल्ट है यह अलग अलग भागों में बटी हुई है। इसे ही आप यहाँ देख पा रहे हैं पीडीएफ में, डिफरेंट अर्थक्वेक बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन कौन सी हैं? तो पहली इसमें देख लीजिए। पहली जो है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी परिप्रशांत मेखला। इसके बाद मिड अटलांटिक रिज है, ये दूसरा बेल्ट है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना या भूकंप वाले क्षेत्र बनते हैं। इसके बाद मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है उसको हम लोग लेते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ पे अदर रीजन्स है, मतलब जो इसका अगला हिस्सा है वो कुछ और क्षेत्र हैं जो कि छिटपुट हैं, बिखरे हुए हैं, वो बेल्ट के रूप में नहीं पाए जाते, इसलिए उन्हें बेल्ट के रूप में नहीं दर्शाया गया है। तो इस प्रकार के क्षेत्र जो है यहाँ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है और आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सर्कलम या सरकम पैसिफिक बेल्ट है उसके बारे में, यानी परिप्रशांत पेटी जो है उसको सबसे पहले देखेंगे। और यह अर्थ की क्रस्ट पर सबसे वास्ट, या ये कह लीजिए कि सबसे फैला हुआ क्षेत्र है जहाँ पर अर्थक्वेक आते हैं। ये सबसे विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप का जन्म होता है। और पूरी दुनिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 2/3 भूकंप होते हैं, 2/3 अर्थक्वेक होते हैं, वो इसी क्षेत्र में जनरेट होते हैं, इसी रीजन में आते हैं। और यह ज्वालामुखी का जो अग्निवलय क्षेत्र होता है, यानी जो रिंग ऑफ फायर वाला जनरेशन है, क्रिएशन है, वो यहीं पर होता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाई जाती है? वो इसी एरिया में मिलती है। और यह जो क्षेत्र है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो न्यूजीलैंड से लेकर, मतलब न्यूजीलैंड से अगर हम इसे देखें तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट या महाद्वीप के पूर्वी तट को लेकर कमचटका प्रायद्वीप, अलास्का से होता हुआ, फिर उत्तरी दक्षिणी अमेरिका यानी जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ तक, या ये कह लीजिए कि प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है वहाँ तक ये फैला हुआ है। रिंग ऑफ फायर ये कहाँ तक फैली हुई है इसको बताने की कोशिश की गई है। तो ये न्यूजीलैंड से स्टार्ट होती है और जो पैसिफिक ओशियन का ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ तक ये फैली हुई है। और इसमें अनेक ज्वालामुखी जो द्वीप हैं, मतलब वॉल्केनिक आइलैंड है, वो जनरेट होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। और पूरी दुनिया के जो 2/3 भूकंप हैं वो अकेले इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ये थी हमारी जो सरकम पैसिफिक बेल्ट थी वो। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। दिस बेल्ट अकाउंट
फॉर अबाउट 63% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक ऑफ द वर्ल्ड। टोटल 63% जो अर्थक्वेक हैं पूरी दुनिया के, वो अकेले इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। द रीजन्स इंक्लूड इन दिस बेल्ट, इस क्षेत्र में जो जो रीजन्स आते हैं, मतलब इस बेल्ट में जो जो रीजन्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो चिली है, कैलिफोर्निया है, अलास्का है, जापान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है। ये जो क्षेत्र है वो इसी रेंज में आते हैं, मतलब सर्कम पैसिफिक बेल्ट वाले रेंज में ये सब आते हैं। हियर द अर्थक्वेक्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फॉल्ट और फ्रैक्चर्स ऑफ द रॉक स्ट्रेटा एंड टू द एक्टिव वॉल्केनोज। यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं उसके पीछे सीधा सीधा जो कारण होता है वो दो है। एक तो अर्थ की क्रस्ट पर जो फॉल्ट और फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं उसकी वजह से होता है, और दूसरा जो यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं, मतलब सक्रिय अवस्था में ज्वालामुखी है, उनकी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप भी अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। आपने देखा है कि वॉल्केनिक इरप्शन से ठीक पहले अर्थक्वेक आता है। पहले अर्थ की क्रस्ट पर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उसके बाद तब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये बात हम जानते हैं। तो वॉल्केनो वाले एरिया में भूकंप आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। वही चीज़ यहाँ भी है। तो यह जो बेल्ट है यह 63% एरिया कवर करती है पूरे अर्थक्वेक वाले क्षेत्र का, मतलब पूरी दुनिया में। और इस क्षेत्र में जो जो एरिया आते हैं, मतलब जो जो देश आते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो चिली है, कैलिफोर्निया है, इसके अलावा अलास्का, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, ये एरिया इस बेल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। और जो अर्थक्वेक होते हैं उनका सीधा सीधा संबंध या तो फॉल्ट और फ्रैक्चर से होता है, और नहीं तो जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे होता है। ये हमने देखा जो पैसिफिक बेल्ट थी उसके बारे में। अब इसके बाद जो मिड अटलांटिक रिज है उसको देख लीजिए। दिस बेल्ट रिकॉर्ड मॉडरेट एंड सॉलो फोकस अर्थक्वेक्स, मतलब जो मॉडरेट या सॉलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं जिनका कि सेंटर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता, जिनका फोकस बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता, इस प्रकार के जो अर्थक्वेक हैं वो मिड अटलांटिक रिज में आते हैं। और द अर्थक्वेक्स इन दिस रीजन आर कॉज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर क्रिएशन किसका हो रहा है? फॉल्ट्स का हो रहा है और फ्रैक्चर्स का हो रहा है। तो इनके क्रिएशन की वजह से यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं या देखे जाते हैं। यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज को आप देख रहे हैं। तो मिड अटलांटिक रिज में जो बेल्ट इस क्षेत्र की बनती है, मतलब ये जो रिज है इसको हम लोग बेल्ट के रूप में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर पेटियों की चर्चा हो रही है। तो यह जो बेल्ट है इसमें मॉडरेट और जो स्वालो फोकस वाले अर्थक्वेक्स हैं वो दिखाई देते हैं, जिनका कि सेंटर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होता। और अर्थक्वेक जो इस क्षेत्र में आते हैं उसके पीछे रीज़न होता है वही फॉल्ट और फ्रैक्चर का क्रिएट होना। इस वजह से यहाँ पर जो प्लेट मार्जिन होते हैं, मतलब प्लेटों के बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है उसका नतीजा होता है कि फॉल्ट और फ्रैक्चर बनते हैं, और यहाँ पर जो अर्थक्वेक्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये हमने देखा। डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन यानी जो विनाशकारी यहाँ पे संरक्षी किनारा था उसके बारे में चर्चा हो रही है। और यह जो रीजन है यह डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम आइसलैंड इन द नॉर्थ टू बोवेट आइलैंड इन द साउथ, मतलब ये नॉर्थ में आइसलैंड से लेकर बोवेट आइलैंड तक साउथ में फैले हुए हैं। मतलब ये जो मिड अटलांटिक रिज है इसकी बात की जा रही है। इसका प्रसार कहाँ से कहाँ तक है? आइसलैंड से लेकर जो बोवेट आइलैंड है साउथ में वहाँ तक है। और मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स इन दिस बेल्ट अगर नियर द इक्वेटर। अब इसमें जो मेजर अर्थक्वेक्स हैं या ज़्यादा मात्रा में आने वाले अर्थक्वेक्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये इक्वेटर के आसपास होता है। ये बड़ी बात है। मिड अटलांटिक रिज में ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनका जनरेशन या उनका जो ओरिजिन है वह पाए जाते हैं इक्वेटर के पास। अर्थक्वेक विथ लो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाले जनरली टेक्स प्लेस इन दिस बेल्ट, वह इस बेल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इस बेल्ट में जो मिड अटलांटिक रिज वाली है इसमें जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो मॉडरेट होते हैं, बहुत तेज नहीं होते, और इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी लो होती है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। और प्लेट के मूवमेंट के साथ साथ जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके मूवमेंट का नतीजा होता है अर्थक्वेक्स। तो प्लेट के मूवमेंट के साथ साथ इनकी भी जो स्थान, मतलब इनका भी जो स्थान है, इनकी भी जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। यह अपने स्थान को बदलते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ये हमने देखा। तो मिड अटलांटिक रिज जो है वहाँ पे मध्यम प्रकार के भूकंप आते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती। और यह जो मध्य अटलांटिक पेटी होती है इसके बारे में कुछ और देख लीजिए। ये तो हमने देखा कि यह आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक फैली हुई है, और इसमें जो ज्वालामुखी उद्गार होता है यानी वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो भूकंप की प्रक्रिया को जन्म देता है। वॉल्केनिक इरप्शन के प्रोसेस की वजह से भी यहाँ भूकंप आते हैं, ये भी बड़ी बात है। मतलब सिर्फ प्लेटों का आपस में इंटरेक्शन ही नहीं होता बल्कि वॉल्केनोज जो है उनका फॉर्मेशन भी होता है, और उनके इरप्शन का जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होते हैं। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद मिड कॉन्टिनेंटल जो बेल्ट है उसको देख लीजिए।
ये तीसरा वाला है। दिस बेल्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 21% ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया का 21% जो अर्थक्वेक है वो अकेले इसी बेल्ट में आता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर आता था? वो परिप्रशांत वाली पेटी में, यानी जो पैसिफिक बेल्ट थी उसमें आता था। उसके बाद जो अटलांटिक वाली रिज थी उसमें भूकंप आते थे। अब यहाँ पर जो भूकंपों का प्रतिशत है, यानी अर्थक्वेक का जो परसेंटेज है वो 21% है। इसे हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया का जो आंकड़ा है उसको बताया गया है। दिस बेल्ट इज आल्सो नोन एज मेडिटेरियन और अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। इसे मेडिटेरियन या अल्पाइन हिमालयन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। जो मेडिटेरियन सी है, मतलब जो भूमध्य सागर है, वहाँ से लेकर जो पूर्वी द्वीप समूह है, मतलब जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, कहने का मतलब यह है कि काकेशस, तुर्की, आर्मीनिया, ईरान, बलूचिस्तान या जो महान हिमालय का क्षेत्र है, इसके अलावा म्यांमार, इंडोनेशिया, यहाँ तक इसका पूरा विस्तार है। इन क्षेत्रों तक ये फैली हुई है। और मुख्य रूप से इस क्षेत्र में जो ये वाला रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो अर्थक्वेक इस क्षेत्र में आते हैं, मुख्य रूप से जो अर्थक्वेक इस क्षेत्र में आते हैं वो संतुलन बनाने का काम करते हैं। वो संतुलन बनाने के लिए आते हैं। जो यहाँ पर गड़बड़ी पैदा हो गई रहती है इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से, उसको रेगुलर करने के लिए यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। अर्थ के अंदर की क्रस्ट या अंदर की जो रॉक्स हैं वो अपने स्थान पर सेटल हो जाए, इसलिए यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। और जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो कम मात्रा में यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसके विपरीत हमने देखा कि जो पैसिफिक वाली बेल्ट थी, मतलब परिप्रशांत मेखला थी, पैसिफिक बेल्ट के बारे में हमने चर्चा की थी, तो वहाँ पर भूकंप तो आते ही थे, साथ में वॉल्केनिक आइलैंड बहुत सारे थे, ज्वालामुखी द्वीप बनते थे। इसी प्रकार से रिंग ऑफ फायर का वहाँ निर्माण हुआ था। और रिंग ऑफ फायर पूरा वॉल्केनो का भरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पर अर्थक्वेक तो आते हैं, लेकिन भूकंप के साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत कम होता है। वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पर सिर्फ जैसे अंडमान में आप देख लीजिए बैरन और नारकोंडम द्वीप, इसके अलावा दक्कन का जो लावा क्षेत्र है इसको अगर हम छोड़ दें तो बहुत कम दिखाई देते हैं। ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मतलब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, यहाँ पर सिर्फ भूकंप की ही घटना ज़्यादा दिखती है। वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ नाम मात्र के दिखते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने देखा था अंडमान में बैरन और नारकोंडम द्वीप, इसके अलावा दक्कन वाला जो लावा क्षेत्र है, दक्कन प्लेटू में जो लावा का उद्गार हुआ था, ये सब वॉल्केनिक इरप्शन के प्रमाण तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। इसकी तुलना में जो प्रशांत वाला क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा है। ये सब हमने देखा। और भी इसमें कुछ है। स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिको एंड क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशियन, दिस बेल्ट एक्सटेंड टू आल्पस, काकेशस, हिमालयाज एंड देन टर्न टूवर्ड्स साउथ। मतलब ये कहाँ तक फैली हुई है? तो आल्पस, काकेशस और फिर हिमालय तक। इसके बाद ये साउथ की ओर मुड़ जाती है एंड इन द रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न आइलैंड। उसके बाद जो साउथ ईस्टर्न आइलैंड है उनके क्षेत्र में प्रवेश करती है। और फिर क्या होता है? इट क्यूमिनेट्स इनटू सर्कम पैसिफिक बेल्ट। यह सर्कम पैसिफिक बेल्ट के साथ मिल जाती है। सिस्मिक जोन इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस बेल्ट। अब भारत में जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं, मतलब भारत के जो सिस्मिक जोन है वो इसी बेल्ट पर पाए जाते हैं। तो अपने देश में कौन सी बेल्ट पाई जाती है? यही, यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हमारे देश का हिस्सा है, यानी हमारे देश से भी इसका विस्तार होकर गुजरता है। तो अपने देश में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो इसी बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग कम खतरे वाली जोन में हैं। ज़्यादा खतरे वाली जोन कौन सी है? जो पैसिफिक बेल्ट वाला क्षेत्र है वो है। इसके अलावा कुछ अदर रीजन भी हैं। अदर रीजन्स कौन कौन से हैं इन्हें देख लीजिए। इन दिस, यानी इस हेडिंग में, द रीजन्स फ्रॉम द ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली वाला क्षेत्र कहाँ पे है? अफ्रीका में है। इसके अलावा गल्फ ऑफ अदन टू द अरेबियन सी इज इंक्लूडेड। मतलब इस प्रकार के छोटे छोटे क्षेत्र इसमें इंक्लूड किए गए हैं। द अर्थक्वेक बेल्ट ऑफ द इंडियन ओशियन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस बेल्ट। अब यहाँ पर अदर रीजन में ही जो इंडियन ओशियन में जगह जगह अर्थक्वेक की बेल्ट पाई जाती है, मतलब छोटे छोटे भूकंप वाले क्षेत्र पाए जाते हैं, उन्हें भी इसी वाले क्षेत्र में, मतलब अदर रीजन वाली बेल्ट में ही इंक्लूड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 4 बेल्टों में हमने बांटकर जो अर्थक्वेक वाले रीजन थे उनको देखा था। ये सबसे लास्ट वाला है जो कि छिटपुट है, बिखरा हुआ है। ये एक साथ एक रेगुलर तरीके से नहीं है, मतलब इसका प्रसार एक रेगुलर तरीके से नहीं है, इसीलिए इसे बेल्ट का नाम नहीं दिया गया है। और इसमें जो इंडियन ओशियन के अलग अलग जो आइलैंड है उनमें आने वाले अर्थक्वेक की घटना है उसको भी जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक हमने अर्थक्वेक के प्रोसेस को देखा और कहाँ कहाँ ये उत्पन्न होता है, किस क्षेत्र में ये ज़्यादा मात्रा में आता है या ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसे कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट था, वहाँ पर करीब 63% जो टोटल अर्थक्वेक है वो यहीं से जनरेट होते थे। रिंग ऑफ फायर का निर्माण यहीं पर होता था। वॉल्केनिक इरप्शन का प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा होता था, ये हमने देखा।
फिर मिड अटलांटिक रिज जो थी उसको देख लिया। उसके बाद जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है उसके बारे में भी देखा, जहाँ पर हम लोग भी रहते हैं, मतलब यही क्षेत्र हम लोगों का भी है। यहाँ पर 21% अर्थक्वेक वाला एरिया आता है। इसके साथ साथ हमने जो अदर रीजन्स थे जहाँ पर छिटपुट तरीके से अर्थक्वेक के प्रोसेस देखे जाते हैं, इसका इवेंट देखा जाता है, उसको भी हमने देख लिया है। इसमें इंडियन ओशियन का भी पार्ट आता है। यहाँ तक अर्थक्वेक का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, लेकिन उसका जो बेस है वो खत्म नहीं होता। अर्थक्वेक को ही हम लोग लेकर चलेंगे सुनामी वाले कॉन्सेप्ट में या टॉपिक में, और सुनामी लहरों के बारे में जानेंगे। यह होती क्या है और इनका अर्थ क्या होता है, ये कहाँ से आई है, ये सब कुछ देखने का प्रयास करेंगे। और ये सब विद फिगर होगा, फिगर के साथ हम सुनामी वेव्स को समझेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अर्थक्वेक तक हमने अपनी बात को पूरा किया है, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। सुनामी को हम लोग देख लेंगे, तब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद तब हम वॉल्केनोज के बारे में देखेंगे, यानी ज्वालामुखी पर एक गहरा अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।